आवाज आ रही है? चलो, हम लोग ना कल जो पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 1 का जो आखिरी आखिरी का हिस्सा है, हम लोग वहां तक आ गए थे मेरे ख्याल से, है ना? प्राइमरी मार्केट हो गया, सेकेंडरी मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, मनी मार्केट हो गया। मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म मार्केट और कैपिटल मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म मार्केट। और प्राइमरी और सेकेंडरी का भी अंतर समझ लिया था। स्टॉक एक्सचेंज का होना कंपलसरी तो है कौन से मार्केट में? सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज का होना कंपलसरी है। बिना उसके हम इसे सेकेंडरी कहेंगे नहीं। लिक्विडिटी कहां पर मिल रही है? सेकेंडरी में। क्या लिक्विडिटी की जरूरत कैपिटल मार्केट में है? क्योंकि कैपिटल मार्केट वैसे भी लॉन्ग टर्म मार्केट है, जल्दी पैसे वापस मिलने वाले थे भी नहीं, तो वहां हमें एक प्लेटफॉर्म लिक्विडिटी के लिए देना तो पड़ेगा। मनी मार्केट तो वैसे भी शॉर्ट टर्म मार्केट है, वहां तो पैसे वैसे भी जल्दी मिल जाने वाले हैं, तो वहां हमें स्टॉक एक्सचेंज नहीं, बट स्टॉक एक्सचेंज जैसी ही एक बॉडी मनी मार्केट में भी होती है। बट अभी फिलहाल आपको मनी मार्केट में जाने की जरूरत नहीं। हमें अभी अपने आप को लिमिटेड रखना है अप टू कैपिटल मार्केट। हो गया। प्राइमरी मार्केट का एक फॉर्मूला था, सिर्फ फॉर्मूला बोलकर बताओ। और सेकेंडरी वाला फॉर्मूला था थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। हो गया था, इतना पढ़ लिया था कल हम लोगों ने। चलो अब अगले टॉपिक पर जाते हैं। अगला टॉपिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट के इमीडिएटली बाद में आता है। फंक्शंस ऑफ प्राइम फाइनेंशियल मार्केट बोल लो, चाहे कैपिटल मार्केट बोल लो, चाहे सिक्योरिटीज मार्केट बोल लो। आपको इन तीनों में से एग्जामिनर किसी भी नाम का मार्केट दे दे, अगर उसने कहा, अगर एग्जामिनर ने कहा फंक्शंस बताओ फाइनेंशियल मार्केट के, तो भी यही पॉइंट्स लिखने हैं। अगर उन्होंने कहा फंक्शंस बताओ सिक्योरिटीज मार्केट के, तो भी आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं। और या फिर कह दे कैपिटल मार्केट के फंक्शंस बताओ, तो भी पॉइंट्स ले दे करके यही है। वो मार्केट का नाम चाहे कुछ भी रखे, पॉइंट्स हर जगह पर है बिल्कुल सेम। हो गया। अच्छा, पहले तो मुझे कॉमन सेंस से एक बात बताओ। कैपिटल मार्केट में अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करने आता है, तो वो आता फंड लेकर आता है। ये फंड उसके पास कमी वाला था या सरप्लस वाला था? सरप्लस वाला। और फाइनेंशियल मार्केट का तो काम ही यही है, उन लोगों से पैसे निकलवाते। सेल चेंज करवाओ। आवाज आ रही है इसमें से? सुनाई दे रहा है ना? चलो, देखो क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति कैपिटल मार्केट में आता है, तो कैपिटल मार्केट के क्या क्या काम है, तो काम को ना पढ़ने की बजाय ऐसे ही समझ लो, बाहर के बाहर तो इजीली आ जाएगा। कैपिटल मार्केट का पहला काम तो वही है, फंड को मोबिलाइज करना। उनसे निकलवाओ जिनके पास सरप्लस में है, और उन लोगों तक पहुंचाओ जिसको इसकी जरूरत है। ये तो हो गया इसका पहला काम। दूसरा काम, कैपिटल मार्केट मौका दे रहा है, लोगों को मौका दे रहा है कि अगर आपको अपना पैसा बढ़ाना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट करने कौन से मार्केट में आएगा? कोई कैपिटल मार्केट में। तो कैपिटल मार्केट हमको मौका देता है इन्वेस्टमेंट करने का। जब कोई व्यक्ति कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो उसको चाहिए होती है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी भी कहीं और नहीं मिलेगी, कहां मिलेगी?
कौन सा मार्केट है? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में आपको लिक्विडिटी भी मिल जाती है। तो मतलब कैपिटल मार्केट का एक काम हो गया मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स, एक हो गया इन्वेस्टमेंट का मौका, एक हो गया लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। इन्वेस्टर्स के राइट्स और उनके इंटरेस्ट को कैपिटल मार्केट प्रोटेक्ट भी कर रहा है, क्योंकि हमने कैपिटल मार्केट को घेर रखा है, चारों तरफ से लॉ से ढक रखा है। अब कोई व्यक्ति फ्रॉड कर पाएगा नहीं। कैपिटल मार्केट के फंक्शंस को अब अगर यहां से पढ़ोगे ना तो तुमको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। पढ़ो। पहला काम होता है मोबिलाइजेशन एंड चैनलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इनटू प्रोडक्टिव यूजेस। मतलब इनका काम होगा लोगों से पैसा निकलवाना और इसको कौन से यूजेस में डालना। प्रोडक्टिव का मतलब होता है जहां पर कुछ अच्छा काम हो रहा है कि बुरा। तो पर अच्छा काम हो रहा होगा तो वहां पे अगर पैसे डाल देंगे तो पैसे तो बढ़ जाएंगे, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो रिटर्न भी तो इन्वेस्टर्स को ये बात अच्छी थोड़ी ना लगेगी। अच्छी लगेगी, रिटर्न ज्यादा मिलना तो अच्छी बात है। दूसरे पॉइंट पर जाओ। ये कैपिटल मार्केट हमें मदद करता है प्राइजेस पता करने की, सिक्योरिटीज की प्राइजेस पता करने की मदद करता है, वो भी करंट प्राइस पता करने में मदद करता है। कैसे? स्टॉक मार्केट में शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, कल भी बताया था मैंने कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस्ड है। डिमांड बढ़ेगा तो प्राइसेस बढ़ेंगी। अब अगर सपोज किसी व्यक्ति ने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, किसी जमाने में खरीदे होंगे, तब उसने खरीदा था 200 रुपए का एक शेयर। कितने का? ठीक है। क्या इस शेयर की वैल्यू आज भी 200 रुपए है? इन शेयर्स को खरीदे हुए इसको तकरीबन 100 साल हो चुके हैं। क्या शेयर्स की वैल्यू आज भी 200 रुपए होगी? ऑब्वियसली नहीं। आज इन शेयर्स की वैल्यू 200 रुपए से तो बहुत बहुत ज्यादा हो चुकी है। लेकिन कितनी हो चुकी है ये बात आपको कहीं और से पता करने की जरूरत नहीं। कैपिटल मार्केट में चले जाओ। कैपिटल मार्केट में एक हिस्सा है कैपिटल मार्केट का सेकेंडरी मार्केट, जहां पर इस कंपनी के शेयर्स की हो रही है ट्रेडिंग। वहां जाकर के अगर आपने देख लिया कि रिलायंस का एक शेयर आज 2600 रुपए का है, तो देखकर खुशी तो बिल्कुल भी हुई होगी। कितने की खुशी हो रही है? 200 रुपए का एक शेयर खरीदा था, आज इसका रेट 2600 रुपए का है। तुमको खुशी कितने की हो रही है? 2400 रुपए की खुशी हो रही है। क्यों? प्रॉफिट है कितने का? आ गया समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल मार्केट हमें ये पता करने में मदद करता है कि जो सिक्योरिटीज हमने खरीदी थी आज उनकी कीमत क्या है। ये पता करके कम से कम आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप प्रॉफिट में हो या। आ गया समझ? पक्का? तीसरे पॉइंट पर जाओ। कैपिटल मार्केट प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी। कैपिटल मार्केट के कितने हिस्से थे? दो। एक तो कैपिटल मार्केट के कितने हिस्से थे? कल पढ़ा था, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। दोनों में से कहां पर लिक्विडिटी है? सेकेंडरी मार्केट पर। ये तो कह रहे हैं कैपिटल मार्केट लिक्विडिटी देता है, तो तुम तो कह रहे हो सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी देता है। सेकेंडरी मार्केट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट का अगला काम ये है कि वो इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करेगा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कहां से देगा? तो कैपिटल मार्केट का ही एक हिस्सा है जिसका नाम है सेकेंडरी मार्केट, जहां स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हम अगर चाहे तो अपनी सिक्योरिटीज को खरीदने बेचने का काम बाप रे सूगलो बोलना शुरू करो, खरीदने बेचने का काम कर सकते हैं। कौन से, कहां के, कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू बात कर रही हूं मैं? स्टॉक एक्सचेंज। ये काहे का हिस्सा है? सेकेंडरी मार्केट का। और सेकेंडरी मार्केट काहे का हिस्सा है? कैपिटल मार्केट का। मतलब लिक्विडिटी अल्टीमेटली दे कौन रहा है? कैपिटल मार्केट। हो गया? यहां तक के फंक्शंस एक बार रिपीट कर लो। 3 पॉइंट्स तो पड़े ही हैं टोटल। पहला मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स, दूसरा प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज पता करने में मदद करता है, तीसरा लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। हो गए 3 काम पूरे। चौथे काम पर जाओ।
ये जो कैपिटल मार्केट है ये इन्वेस्टर्स को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मतलब एक इन्वेस्टर को जो जो बातें पता होना जरूरी है, अब आपको यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं। स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट होती है, वेबसाइट पर स्टॉक एक्सचेंज हर कंपनी से रिलेटेड जो जो जरूरी बातें हैं वहां डिस्प्ले कर चुका होता है। अब अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप उस कंपनी का बैकग्राउंड जानना चाहते हो, इस कंपनी की आज की परिस्थितियां पता करनी है, तो स्टॉक एक्सचेंज पर जाओ, वहां आपको सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर मिल जाएगी। ऐसी इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज जब देता है तो वो इन्वेस्टर्स की मदद कर रहा है या नुकसान करवा रहा है? मदद कैसे? हम तो वहां जाके पढ़ लेंगे तो हमको तो पता चल जाएगा कि ये कंपनी अच्छी कंपनी है या नहीं है। तो स्टॉक एक्सचेंज झूठ भी तो बोल सकता है, नहीं बोलेगा। वो अपने बारे में बोलता तो शायद झूठ भी बोलता है, ये तो दूसरों के बारे में बता रहा है तो झूठ तो बोलेगा नहीं। तो इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। स्टॉक एक्सचेंज इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, तो देखा जाए तो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने का काम करता है कैपिटल मार्केट। ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को डिसीजन लेने में मदद करती है कि इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, रुके या शेयर्स को बेच दे। आ गया समझ में? अगले पॉइंट पर जाओ। कैपिटल मार्केट का एक काम और है कि ये आजकल सिक्योरिटीज को फिजिकल फॉर्म में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर करने में मदद करता है। कैपिटल मार्केट में आजकल सारी सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में? पहले के जमाने में ना सिक्योरिटीज हुआ करती थी फिजिकल फॉर्म में, कागज का टुकड़ा होता था। शेयर सर्टिफिकेट एक कागज पर लिखा हुआ आपके घर आता था। फिर अगर आपको शेयर्स बेचना है तो आपको पहले शेयर सर्टिफिकेट के पीछे की तरफ साइन करके जिसने खरीदा है उसको देना पड़ेगा। फिर वो व्यक्ति इस सर्टिफिकेट पे अपना नाम लिखवाएगा, आपका नाम हटा के। तो इसमें समय लग जाता था बहुत ज्यादा। मार्केट में स्पीड चाहिए होती है और ये स्पीड तब से आने लगी जब इंडिया में लोग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को समझने लगे। तो अब इंडिया में सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में तो लगभग खत्म हो चुकी है। अब अगर सिक्योरिटीज है तो वो है ही इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपने शेयर्स को बेचा तो किसी और व्यक्ति को ये शेयर्स ना इंस्टेंटली मिल जाते हैं। हमारे कंप्यूटर में एक एंट्री होगी बेचने पर कि इसके अकाउंट से शेयर्स दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। एक एंटर दबाया तो शेयर्स एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। पहले जहां 15-15 दिन लग जाते थे, अब तो ये ट्रांसफर हो जाता है 15 सेकेंड्स में। मतलब यहाँ पर सारा काम एक तो हो गया है स्पीड में और दूसरा हो गया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो कैपिटल मार्केट हमको मदद करता है कि अब फिजिकल फॉर्म में आपको शेयर्स लिए लिए घूमने की जरूरत नहीं है। आपके शेयर्स अब कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये डिपॉजिटरी सिस्टम है और डिपॉजिटरीज पर हमको एक पूरा का पूरा चैप्टर है। आ गया समझ में? पक्का? कैपिटल मार्केट के सारे फंक्शंस फटाफट से बोलकर बताओ। कुछ अजीब सी आवाज आ रही है क्या? मतलब मुझे तो मेरी आवाज ही दबी दबी से लग रही है। तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? कैपिटल मार्केट के फंक्शंस में पहला काम होगा गरीबों से पैसे छीनो और अमीरों तक पहुंचाओ। मैंने सच बोला तो क्या बोल दिया मैंने? गरीबों से छीन कर अमीरों तक पहुंचाना है या अमीरों से पैसे लेके गरीबों तक पहुंचाना है? जिनके पास सरप्लस है वो अमीर हुए और जिनको जरूरत है वो गरीब हुए। तो जिनके पास सरप्लस है उनसे पैसा लो और उन तक पहुंचाओ जिनको इस पैसे की। हो गया पहला काम, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स। दूसरा काम प्राइस कहां से पता चल जाती है? स्टॉक एक्सचेंज से, सेकेंडरी मार्केट से। तो कैपिटल मार्केट का काम होगा प्राइजेस के बारे में बताना। तीसरा काम होता है क्या प्रोवाइड करते हैं? लिक्विडिटी। कौन सा मार्केट देता है? एंड सेकेंडरी मार्केट इज अ पार्ट ऑफ। वेरी गुड। तीसरा काम होता है चौथा काम होता है रिड्यूसेस कॉस्ट बाय प्रोवाइडिंग। तो इन्वेस्टर्स को अब धोखा हो सकता है क्या? गलती से कोई गलत इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या?
तो उसके लिए इंफॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए ना, है ना? कौन दे रहा है? स्टॉक एक्सचेंज, कैपिटल मार्केट। अगले पॉइंट पर जाओ। आखिरी पॉइंट है सिक्योरिटीज अब फिजिकल फॉर्म में लिए लिए घूमने की जरूरत, तो कौन से फॉर्म में हो गई है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया। ये किसके फंक्शंस थे? नहीं, कैपिटल मार्केट का पूछे तो भी यही लिखना है। सिक्योरिटीज मार्केट का पूछे तो भी यही लिखना है। यही काम है सारे मार्केट्स के। हो गया? समझ में आ गया? अगले पॉइंट पर जाओ। इन पॉइंट्स में से कोई पॉइंट ऐसा है जिसको और समझना है या कहीं कोई कंफ्यूजन है? सारे पॉइंट्स क्लियर है? अगले पॉइंट पर जाओ। अगला है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मिला? कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का काम इंडिया में कौन कौन से एक्ट्स करते हैं? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से बनना चाहिए कि कैपिटल मार्केट को बेसिकली तो रेगुलेट करने का काम करती है सेबी। याद करो, हमने पढ़ा था ऊपर जब वो टेबल पढ़ रहे थे, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है सेबी। सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसे बनाया गया था अंडर सेबी एक्ट 1992। एक्ट का नाम भी सेबी एक्ट है और अथॉरिटी का नाम भी सेबी है। सेबी का काम था कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करना। कैपिटल मार्केट मतलब कौन सा? कैपिटल मार्केट के तो दो हिस्से हैं, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अगर मैं ये कह रही हूं कि सेबी रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट को, तो मतलब प्राइमरी को करता है या सेकेंडरी को करता है? सोच के बताओ। सेबी रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट को। कैपिटल मार्केट के दो हिस्से हैं, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। अगर मैं कहूं सेबी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, तो किसको रेगुलेट करता है? प्राइमरी को भी। और ठीक है, अगर कोई कंपनी पब्लिक इशू लेकर आना चाहती है प्राइमरी मार्केट में, सेबी के पास जाना पड़ेगा। सेबी को पहले पब्लिक इशू के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दो। सेबी इस कंपनी में कुछ मना नहीं करेगा, रोक टोक नहीं करेगा। सेबी केवल चेक करेगा कि आपने सारे कंप्लायंसेस किए या नहीं। अगर सब कुछ सही है, पब्लिक के साथ कोई धोखा नहीं हो रहा, तो सेबी पब्लिक इशू आने देगा। एक बार अगर पब्लिक इशू आ गया तो लोग इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। इन्वेस्टमेंट के बाद जब लोग शेयर्स बेचने स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, तो स्टॉक एक्सचेंज को भी रेगुलेट करने का काम करेगा सेबी। स्टॉक एक्सचेंज को भी रेगुलेट करने का काम करेगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं कि कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, तो कैपिटल मार्केट में सारा कर्ता धर्ता कौन है? कौन है? सेबी अपने लिए नियम तो खुद बनाता है। सेबी एक एसआरओ है। एसआरओ का मतलब होता है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। एसआरओ का मतलब है, नाम में लिखा है सेल्फ रेगुलेटरी, मतलब ये अपने लिए नियम बनाता है, खुद अपने लिए नियम बनाता है। ठीक है, अच्छा पहले एसआरओ लिखोगे ना? लिख लिया? एसआरओ लिख लिया? वेरी गुड। अब हाथ फोल्ड करके समझो। सेबी अपने लिए नियम खुद बनाता है। अपने आप को तो सेबी खुद संभालता ही है, बट इसके अलावा सेबी दो लोगों को और संभालता है। एक है एससीआरए, जो ये एक्ट बनाया गया था इन द ईयर 1956, और एक है डिपॉजिटरीज एक्ट, जिसे बनाया गया था इन द ईयर 1996। सेबी खुद के लिए तो नियम बनाता ही है, बट अपने लिए नियम बनाने के अलावा वो इन दो लोगों के लिए भी नियम बनाता है। इनके रेगुलेशंस को भी कंट्रोल में रखता है सेबी। मतलब वो खुद को तो कंट्रोल करेगा ही और इन दोनों को भी करेगा कंट्रोल। सेबी कौन से साल में आया था? 1992 में। जबकि एससीआरए कौन से साल से चल रहा है? 1956 से। तो देखा जाए तो सेबी एक बुजुर्ग को संभाल रहा है। 92 में सेबी आया था, 92 के बाद सेबी ने इसको संभालना शुरू किया। तब तक तो ये ऑलरेडी सेबी से बहुत बड़ा था। और एक एक्ट डिपॉजिटरीज एक्ट जो बना था सेबी के बाद इन द ईयर 1996। तो सेबी एक तो बुजुर्ग को संभाल रहा है और एक बच्चे को। एक इससे छोटा है और एक इससे
हो गया, समझ में आया। अब लॉजिकली समझो होता क्या था। एससीआरए ये जो 1956 वाला एक्ट है ना, ये पहले भी हुआ करता था, ये आज भी जिंदा है। इनफैक्ट हमारे लिए तो ये एक पूरा का पूरा चैप्टर है। एससीआरए में क्लियरली लिखा है कि इंडिया में जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, इंडिया में जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ये लोग अपना काम कैसे करेंगे, वहां ट्रेडिंग कैसे होगी, स्टॉक एक्सचेंज में हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा, इन सब चीजों से रिलेटेड हमने एक पूरा का पूरा एक्ट ही अलग बना रखा था, जिस एक्ट का नाम था SCRA, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट में अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट, अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट। आज भी ये एक्ट स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करता है। आज भी स्टॉक एक्सचेंज इसी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं और इसी एक्ट में स्टॉक एक्सचेंजेस को इनके नियमों को मानते हुए काम करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट आज भी एससीआरए में अथॉरिटी बनकर बैठी हुई है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब अपने सारे पावर्स डेलीगेट कर दिए हैं सेबी को, डेलीगेट कर दिए हैं। इसका मतलब स्टॉक सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है कि आज के बाद से अब सारे काम हमारी जगह पर संभालेगी सेबी। तो स्टॉक एक्सचेंजेस को पहले रेगुलेट करता था सेंट्रल गवर्नमेंट और अब स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करेगा सेबी, रेगुलेट करेगा। ठीक है, सेबी माना स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करेगा, पर स्टॉक एक्सचेंजेस पर एक्ट तो आज भी लगेगा। कौन सा? स्टॉक एक्सचेंजेस पर एक्ट तो अभी भी लगेगा एससीआरए। सेबी एक्ट इनके ऊपर लगेगा, इसलिए लगेगा क्योंकि इनको कंट्रोल करने आ गई है सेबी। कहानी भेजे में उतर गई है। और हाँ, क्यों सेबी इसको संभालती है वो समझ में आ गया, क्योंकि इसमें अथॉरिटी पहले थी सेंट्रल गवर्नमेंट, आज भी है सेंट्रल गवर्नमेंट ही, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अब हमारे काम हम नहीं करेंगे, हमारी जगह पर करेगा। तो अब स्टॉक एक्सचेंज को आज की तारीख में कौन कंट्रोल कर रहा है? सेबी। आ गया समझ में? खुद को तो खुद संभालता ही है, अपने अलावा एक बुजुर्ग, कौन? एससीआरए। मैंने बुजुर्ग क्यों बोला इसको? कितना बड़ा है, कौन से साल का है? 1956 का एससीआरए अब संभाल रहा है सेबी। इसके अलावा जब 1996 में डिपॉजिटरीज एक्ट इंडिया में लेकर आए थे, तो डिपॉजिटरीज को भी कंट्रोल करना, रेगुलेट करना जरूरी था। जब डिपॉजिटरीज एक्ट लेकर आए तब तक सेबी ऑलरेडी 4 साल की हो चुकी थी। तो सेबी को कहा कि अब आप इतने तो बड़े हो चुके हो कि खुद को भी संभाल लोगे और डिपॉजिटरीज को भी। तो अब अगर इंडिया में डिपॉजिटरीज एक्ट में कोई भी व्यक्ति डिपॉजिटरीज वाला काम करना चाहता है, कौन सा वाला, तो उसको कंट्रोल में आना पड़ेगा। किसके कंट्रोल में? सेबी के। डिपॉजिटरीज एक्ट में अथॉरिटी के नाम पर कोई और नहीं मिलेगा, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी है ही नहीं, वहां शुरू से ही अथॉरिटी का नाम लिख रखा है सेबी का। मतलब डिपॉजिटरीज एक्ट के नियम भी बनाएगी सेबी। डिपॉजिटरीज एक्ट में जो जो लोग काम करने आएंगे उनको संभालेगी सेबी। तो सेबी अपने लिए भी नियम बनाती है और अपने साथ साथ 2 लोगों के लिए, और एक तो खुद के लिए, दूसरा एससीआरए और तीसरा डिपॉजिटरीज एक्ट के लिए। हो गया, ये 3 एक्ट हो गए कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने वाले। और समझ में? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट, एक मिनट रुको, डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, मैंने अभी तुमको फुल फॉर्म इसलिए लिखवाया नहीं है क्योंकि अभी तो एक पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, तब तो वो इतना पढ़ चुके होगे कि अब तुमको एससीआरए ही अच्छा लगेगा। ठीक है, आ गया समझ में? इतना पूरा क्लियर है? हो गया, 3 एक्ट समझ में आ गए। इसके अलावा कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट और लग जाता है जो होता है कंपनीज एक्ट। बट कंपनीज एक्ट में सेबी का कोई डायरेक्ट इंटरफियरेंस या रोल नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 है जो सीधा सीधा रेगुलेट होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। इसके लिए तो ये एक्ट को ही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है कंपनीज एक्ट को कि एक पूरी की पूरी मिनिस्ट्री बना रखी है और वही लोग इसको करते हैं, रेगुलेट करते हैं।
तो इसके तो नियम भी बन के आते होंगे एमसीए से, कंपनीज एक्ट के रेगुलेशंस बन के आते होंगे कहां से? एमसीए से। सेबी को इसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। कहानी भेजे में उतर गई। ये है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब एक बात और ध्यान से सुनो, सेबी के ऑर्डर्स कौन से एक्ट में चलते हैं? इधर देखकर बताना, सेबी के ऑर्डर्स कौन कौन से एक्ट्स में चलते हैं? तीनों में। सेबी एक्ट में भी ऑर्डर देने वाला सेबी, एससीआरए में भी ऑर्डर देने वाला सेबी, और डिपॉजिटरीज में भी ऑर्डर देने वाला सेबी। अल्टीमेटली सेबी से भी तो कई बार ऐसे ऑर्डर्स जाते होंगे जिनको सुनने के बाद शायद कोई व्यक्ति दुखी होता होगा। तो अगर किसी व्यक्ति को लगा, चाहे सेबी एक्ट में लगे, चाहे एससीआरए में लगे, चाहे डिपॉजिटरीज एक्ट में लगे, कि सेबी का ऑर्डर हमारे लिए गलत है, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, तो लॉ कहता है, सेबी एक्ट कहता है, इन तीनों ही एक्ट्स में अगर कोई व्यक्ति सेबी के खिलाफ अपील करना चाहता है, सेबी के खिलाफ अपील करना चाहता है, तो वो आ सकता है अपनी अपील लेकर एक एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास, जिस एपेलेट ट्रिब्यूनल को नाम दिया है सेट का, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। सिक्योरिटीज, ठीक है। सेबी का नाम, पूरा नाम क्या बताया था तुम लोगों ने? फर्स्ट वर्ड क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया था ना सेबी का नाम, तो हमने सिक्योरिटीज वर्ड को लेकर के बना दिया है सेट, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सेट के पास ऐसा कहा जाता है कि सेट के पास अपील अगर आएगी ना तो केवल सेबी के ऑर्डर्स के खिलाफ आ सकती है, केवल सेबी के ऑर्डर्स के खिलाफ। आ गया? इतना समझ में आ गया? बट ये तो कह रहे हैं कि एससीआरए में भी अपील सेट के पास जाएगी। वहां पे कौन ऑर्डर? अच्छा सेबी रेगुलेट कर रहा है, तो वहां पे भी ऑर्डर कौन दे रहा है? तो ये तो कह रहे हैं डिपॉजिटरीज में भी अगर अपील करना हो तो क्यों? वो भी तो सेबी रेगुलेट कर रही है। बट कंपनीज एक्ट में अगर अपील करना हो तो सेट के पास मत आ जाना, उसके लिए ट्रिब्यूनल्स अलग से बने हुए हैं, एनसीएलटी और एनसीएलएटी। आ गया समझ में? पक्का? ये होता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में इन्होंने बताया है कि कैपिटल मार्केट को कौन कौन रेगुलेट करता है। अब खुशी की बात यह है कि हमको सेबी एक्ट तो पूरा ही पढ़ना है। अगला चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के आज ही, वो सेबी का ही एक्ट, सेबी एक्ट वाला ही चैप्टर है। इसके अलावा एससीआरए पूरा पढ़ना है, क्यों? पूरा एक्ट आप लोगों के सिलेबस में है। और एससीआरए तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको तो स्ट्रिक्टली हमें वर्ड टू वर्ड याद भी करना पड़ेगा। एग्जामिनर इसमें से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। और एक डिपॉजिटरीज एक्ट है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बट ये भी एक पूरा का पूरा चैप्टर है। मतलब तुमको ये तीनों एक्ट्स पूरी तरह से डिटेल में बताए गए हैं। हमको क्यों बता रहे हैं? हम तो कैपिटल मार्केट पढ़ रहे थे ना। हाँ, तो कैपिटल मार्केट को कौन कौन रेगुलेट करता है? यही सब लोग, सेबी, एससीआरए, डिपॉजिटरीज। खुशी की बात यह है कि कंपनीज एक्ट तुमको यहाँ पे नहीं पढ़ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इतना बड़ा है कि इन्होंने एक पूरा 100 मार्क्स का पेपर ही बना रखा है, तो वो यहाँ नहीं वहां तो पढ़ना ही है। पढ़ेगा मत बोलना, आज के बाद से पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी होती है। जब भी पढ़ना के आगे बोलना हो तो बोलोगे पढ़ना है, ठीक है? पढ़ेगा गलती से भी नहीं, ठीक है? हो गया? आ गया समझ में? पक्का? आगे बढ़े। डायग्राम बनवा सकते हो क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का? बोलो। ये है कैपिटल मार्केट, ठीक है? कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए हम तो दो हाथ निकाल देते हैं। एक तरफ आएगा सेबी, तो दूसरी तरफ आएगा कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। बाकी भी तो 4 एक्ट्स थे ना, सेबी, एससीआरए, डिपॉजिटरीज और कंपनीज एक्ट, 4 नाम थे। मैंने 2 ही हाथ निकाले। सेबी के अंडर आएगा, कौन आएगा? पर तुम अगर इसके डाउनलाइन में डाल दोगे तो फिर वो तो इसके कंट्रोल में आ जाएंगे। ऐसा ही होता है। एक नाम क्या बता रहे हो तुम? एससीआरए। ईयर भी ऑप्शनल नहीं होता है, बताना पड़ता है। 1956। और ये सेबी का क्या था? 1992। और वो कौन था एक और? डिपॉजिटरीज, उसका क्या था? अच्छा, वो डिपॉजिटरीज एक्ट था 1996 का। और कंपनीज एक्ट है
2013 वाला है, ऐसा होता है। तो मुझे एक बात बताओ, तुमने कहा सेबी एसआरओ है, एसआरओ का मतलब, तो नाम से क्या क्लियर हो रहा है, इसके रेगुलेशंस कौन बनाता होगा? खुद ही बनाती है, ऐसा कहां लिखा है? सेल्फ रेगुलेटरी है ना, सेल्फ रेगुलेटरी मतलब अपने नियम खुद बनाता है, तो खुद को तो संभालता ही है। इसके अलावा एक बुजुर्ग और एक बच्चा, कौन सा बुजुर्ग? एसटीआरए कौन से साल में आया था? तब तो सेबी दुनिया में भी नहीं था, तब कौन संभालता था? आज भी वहां पर अथॉरिटी के नाम पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही लिखा है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर्स किसको दे दिए हैं? पक्का? तो सेबी तो तब था भी नहीं जब ये बना, सेबी फिर भी इसको कंट्रोल कर रहा है। पक्का? पक्का। डिपॉजिटरीज एक्ट बाद में आया था, पहले आया था? किसके बाद आया? जब डिपॉजिटरीज आया तब तक तो सेबी ऑलरेडी बड़ी हो चुकी थी। कितने साल की? 4 साल की सेबी को बोल दिया कि खुद को भी संभालो, और कौन सा बच्चा, क्या नाम है उसका, डिपॉजिटरीज एक्ट को भी संभालो। अब डिपॉजिटरीज एक्ट में शुरू से अथॉरिटी कौन है? सेबी। हर तरफ कौन छाई हुई है? हर जगह पे ऑर्डर्स कौन देती होगी? तो सेबी कभी कभी कुछ गलत भी तो करती होगी। अगर किसी को इसकी चुगली करना हो तो सेट के पास जाए, पर कौन से एक्ट में? सेबी एक्ट में जाना है या एससीआरए में जाना है या डिपॉजिटरीज में जाना है? तीनों एक्ट्स में अथॉरिटी कौन है? सेबी। तो तीनों ही एक्ट्स में अगर हमें कोई शिकायत करनी है तो हम किसके पास जाएंगे? सेट के पास जाएंगे अपनी चुगली लेकर। आ गया समझ में? और दूसरी तरफ होता है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट की तो पूरी लॉबी अलग ही चलती है, इनका सेबी से कोई लेना देना। आ गया? क्लियर है? अगले पॉइंट पर जाए। अगला चैप्टर यहां आकर के ना, ये फर्स्ट चैप्टर तो हो रहा है खत्म, हमारे लिए खत्म। अगर आप अपने मॉड्यूल में से देखोगे ना, तो अभी फर्स्ट चैप्टर में पार्टिसिपेंट भी है, प्रोडक्ट्स भी है। पार्टिसिपेंट में कई सारे नाम लिखे हुए हैं, उनकी लंबी चौड़ी डेफिनेशंस हैं, ये सारी चीजें पढ़ना है, बट इनको पढ़ने का अभी सही समय नहीं है। अगर अभी पढ़ोगे भी ना तो एकदम से कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। तो हम इस टॉपिक पर फिर से पलट कर आएंगे बाद में, जब सही समय आएगा तब। फिलहाल हमको इसको यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं। तो हमारे लिए फर्स्ट चैप्टर यहां आकर हो रहा है खत्म। ठीक है, शुरू हो जाओ। इस फर्स्ट चैप्टर में एक तो पढ़ लिया फाइनेंशियल सिस्टम। क्या पढ़ा? फाइनेंशियल सिस्टम के कितने हिस्से थे? 3। एक तो फाइनेंशियल, दूसरा फाइनेंशियल, तीसरा फाइनेंशियल। मार्केट के कितने हिस्से थे? एक तो, दूसरा तो कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है? मनी मार्केट इज कितना शॉर्ट? मैक्सिमम 1 ईयर, जबकि कैपिटल मार्केट का कोई ड्यूरेशन नहीं है, फिक्स नहीं है। सेबी कहां आता है? कैपिटल मार्केट में, और मनी मार्केट को रेगुलेट करता है आरबीआई। कैपिटल मार्केट के कितने हिस्से हैं? एक, और दूसरा पहले कौन सा आता है? बाद में आएगा। कहां लिक्विडिटी मिलेगी और इन्वेस्टमेंट का मौका? दोनों में। कहां पर इशूअर आता है फंड रेज करने? प्राइमरी में। जबकि सेकेंडरी में एक इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को बेच रहा है, तो कोई इन्वेस्टर इसी इन्वेस्टमेंट को खरीद रहा है। कहां? स्टॉक एक्सचेंज का होना जरूरी है। सेकेंडरी। कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। तो क्या ये मान लो कि सेबी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को रेगुलेट कर रहा है? नहीं, सेबी दोनों को रेगुलेट करता है, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी, क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों है तो हिस्से कैपिटल मार्केट के, और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी। हो गया पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमने अभी अभी पढ़ा है। कोई डाउट यहां तक? चलो अगले चैप्टर पर जाओ। हेलो, चलो अगला चैप्टर हम लोग जो आज स्टार्ट कर रहे हैं ना, हमने अभी चैप्टर 1 खत्म किया,
है ना। कायदे से अगला होना चाहिए चैप्टर 2, लेकिन हम अपने मॉड्यूल के सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, बट अपने सीक्वेंस से। पार्ट 1 के सारे चैप्टर्स खत्म करके फिर पार्ट 2 पे जाना है, ऐसा हमारे लिए जरूरी नहीं है। अपनी कन्वीनियंस पर हम लोग अपना सीक्वेंस सेट करते हैं चैप्टर्स का, ताकि आपको स्मूथली सारी चीजें एक के बाद एक समझ में आती जाए। तो हम लोग जब अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, वो लेसन 2 नहीं होगा, वो लेसन 4 है। और 4th चैप्टर है सेबी का चैप्टर। किसका? इस 4th चैप्टर में पूरा का पूरा सेबी एक्ट पढ़ाया गया है। सेबी एक्ट इंपॉर्टेंट तो है, सेबी एक्ट इंपॉर्टेंट है। सेबी तो एक छोटी सी अथॉरिटी है। छोटी है कि बहुत बड़ी है? कौन से मार्केट को संभाल रही है? कैपिटल मार्केट में हजारों तो लाखों तो इशुअर्स आते हैं, करोड़ों तो इन्वेस्टर्स आते हैं, और ये तो केवल प्राइमरी मार्केट बता रही हूं मैं। वरना अगर आप सेकेंडरी मार्केट में जाओगे तो करोड़ों तो सेलर्स हैं और करोड़ों तो बायर्स हैं। इंडियन इन्वेस्टर्स भी हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं, और इतने बड़े मार्केट को रेगुलेट करना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। इंडिया का कैपिटल मार्केट इंडिया की इकोनॉमी को दर्शाता है। सिर्फ इंडिया का नहीं, किसी भी देश का कैपिटल मार्केट उस देश की इकोनॉमी को दर्शाता है। इमेजिन करो, अगर स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स के रेट बढ़ रहे हैं, इसका मतलब शेयर्स की डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब लोग शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड है। हमारे यहाँ के स्टॉक मार्केट में आज की तारीख में भी मोर देन 70% इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स का होता है। तो अब अगर हमारा मार्केट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है। वो इंडिया में इंटरेस्टेड तभी होंगे जब इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, वरना ये लोग इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे नहीं। अगर हमारा कैपिटल मार्केट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर के देश हम पे विश्वास रख रहे हैं, वहां के इन्वेस्टर्स यहाँ आकर के इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। तो इन सबको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, इनको सुरक्षित रखना भी जरूरी है। और ये काम इंडिया में पूरी तरह से एक ही व्यक्ति को सौंपा है। किसको? सेबी को। तो सेबी के नाजुक नाजुक कंधों पर इतने बड़े कैपिटल मार्केट का पूरा बोझ है। सेबी को पूरा कैपिटल मार्केट संभालना है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों। आ गया समझ में? और ठीक है, सेबी क्या होता है, इसमें कितने लोग होते हैं, सेबी काम कैसे करता है, सेबी के फंक्शंस क्या है, ड्यूटीज क्या है, राइट्स क्या है, कैसे सेबी मार्केट को कंट्रोल करते समय किसी को सजा दे सकता है, ये सारी बातें अब इस चैप्टर का हिस्सा है। देखा जाए तो इस चैप्टर से हमारी पहचान करवाई जा रही है। किससे? एक मिनट, तुम तो सीएस बनोगे ना, तो सीएस बनने के बाद तो तुम किसी कंपनी में जाओगे, तो वो कंपनी तो पब्लिक इशू लाएगी। पब्लिक इशू लाएगी, इसका मतलब प्राइमरी मार्केट में जा रही है। तो हमारा काम तो इस कंपनी के पब्लिक इशू में कंपनी की मदद करने का है। हमको सेबी क्यों पढ़ा रहे हैं? हम तो प्राइमरी मार्केट में जाने वाले हैं। हाँ, तो प्राइमरी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सेबी। तो हमें सेबी के नियमों को पता तो होना चाहिए। लीगल कंप्लायंस तब करवा पाओगे जब तुमको खुद को लॉ के बारे में, ठीक है। सेबी एक्ट आया था इन द ईयर 1992। 92 से पहले तक ऐसा नहीं कि कैपिटल मार्केट होता नहीं था, तब भी प्राइमरी मार्केट होता था, तब भी सेकेंडरी मार्केट होता था, बट इनको कंट्रोल करता था डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले सब कुछ था अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि हम अकेले क्या क्या संभाल लेंगे, और कैपिटल मार्केट तो दिन पे दिन ग्रो कर रहा था। तो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया सेबी को इन द ईयर 1992। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कंधों का पूरा भार डाल दिया सेबी पर। यह कहा कि आज के बाद से कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करेगा सेबी। हो गया।
खत्म। ये बात मैं सुबह से कई बार बोल चुकी हूँ। आ गया समझ में? ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी पर जाओ। सेबी को बनाया तो क्यों बनाया था? बहुत डिफिकल्ट है, इस बात को ध्यान रखना। सेबी का सारा सारा, सेबी की नजरों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इन्वेस्टर्स। हमेशा कौन इंपॉर्टेंट होंगे? ठीक है, इन्वेस्टर्स के लिए नियम कम है, लेकिन कंपनीज के लिए और इशूअर्स के लिए नियम ज्यादा है, क्योंकि इनका पैसा कहां जाने वाला है? इन्वेस्टर्स का पैसा कौन लेकर जाएगा? इशूअर्स लेकर जा रहे हैं, तो उनको कंट्रोल, तो कल को ये भाग गए तो इन्वेस्टर्स का पैसा भी गया। ठीक है, तो सेबी का पहला काम होगा इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। मतलब सेबी का काम होगा इन्वेस्टर्स के पैसे जो कंपनी ले लेती है उसको भगाना। क्या? हाँ, सेबी का काम कंपनीज को भगवाना है कि भाग जाओ पैसा लेके। सेबी इनको भागने देगी? किनको कंट्रोल में रखेगी? कंपनीज को, इशूअर्स को, ताकि ये लोग पब्लिक के पैसे को बर्बाद ना करे। किसके इंटरेस्ट में काम करेगी सेबी? इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में। दूसरे पॉइंट पर जाओ। दूसरा पॉइंट पढ़ के बताना जरा कौन सा है? हाँ चलो, दूसरे पॉइंट पर जाओ। दूसरे पॉइंट पर जरा देखकर बताना। सेबी का काम होगा सिक्योरिटीज मार्केट को एक तो प्रमोट करना, इसको बढ़ावा देना, और दूसरा सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना। दो अलग अलग शब्द हैं। पहला, सेबी का काम होगा सिक्योरिटीज मार्केट को प्रमोट करना, मतलब आए दिन इसको और बेहतर बनाते जाना। और दूसरा, इस मार्केट को रेगुलेट करना, मतलब अपने कंट्रोल में रखना, ताकि कोई भी व्यक्ति कोई गलत काम कर पाएगा नहीं। तीन काम है सेबी के, बस इतने ही ऑब्जेक्टिव के साथ सेबी बनी थी। एक तो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और दूसरा सिक्योरिटीज मार्केट को एक तो प्रमोट और दूसरा रेगुलेट करना। आ गया समझ में? पक्का? अगले पॉइंट पर जाओ। अगले पॉइंट पर जाओ। यहां पर लिखा हुआ है सेबी कौन से फॉर्म में बनती है? कभी नाम सुना है बॉडी कॉर्पोरेट? कंपनी के बारे में सुना है? कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, पढ़ा हुआ है। बॉडी कॉर्पोरेट होती है। मैंने सुना कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या परपेचुअल सक्सेशन? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब, जैसे मेंबर्स मर गए तो कंपनी भी मर जाएगी, तो कंपनी चलती रहेगी? नहीं, पर सारे मेंबर्स मर गए तो भी कंपनी चलेगी, कंपनी खत्म होने वाली नहीं। क्या एक कंपनी सेपरेटली प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है? अपने नाम पर खरीद सकती है? क्या बेच भी सकती है? क्या कंपनी कुछ गलत करे तो उस पर केस फाइल किया जा सकता है? कंपनी भी चाहे तो किसी पर केस फाइल? ये कंपनी के फीचर्स नहीं है, ये सारे फीचर्स होते हैं बॉडी कॉर्पोरेट के। किसके होते हैं? अगर मैं कहूं कि सेबी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो इसका मतलब हुआ सेबी के पास में भी होगा। सेबी कभी मरने वाली? अगर सेबी में जितने लोग काम करते हैं सब एक साथ भी मर जाए तो भी सेबी जिंदा रहेगी, ये खत्म होगी नहीं। सेबी के पास होती है अपनी खुद की एक कॉमन सील। ये सेबी का अपनी एक पहचान है। जब भी कभी कॉमन सील किसी डॉक्यूमेंट पर लगी, इसका मतलब इस बात का सबूत है कि ये डॉक्यूमेंट सेबी ने साइन किया है। तीसरा, सेबी के पास पावर है। सेबी अगर चाहे तो मूवेबल या इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज को खरीद भी सकती है, होल्ड भी कर सकती है, और चाहे तो डिस्पोज भी कर सकती है। आ गया समझ में? पक्का? चौथा, सेबी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी एंटर कर सकती है। अगर आप चाहो तो सेबी को स्यू भी कर सकते हैं, और सेबी भी चाहे तो किसी व्यक्ति को स्यू कर सकती है। हो गया? ये है डेफिनेशन ऑफ सेबी। सेबी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग perpetual succession and common seal, has the right to acquire, hold or dispose of properties whether movable or immovable, and SEBI can enter into contracts
कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड। ये हो गया सेबी की डेफिनेशन। आ गया समझ में? सेबी को इस तरह से बॉडी कॉर्पोरेट क्यों बनाया? आप चाहते क्या हो? सेबी कभी मरे ही ना। तो सेबी नहीं मरेगी तो मार्केट तो बरसों तक चलेगा, तो सेबी को भी तो बरसों तक चलाना ही है, तो हमें इसको बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म में बनाना। तो इतना आ गया समझ में? पक्का। फिलहाल सेबी का हेड ऑफिस है मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। इसके अलावा सेबी अलग अलग जगहों से अपना बिजनेस ऑपरेट करने के लिए अलग अलग जगहों पर अपने रीजनल ऑफिसेस भी अगर चाहे तो स्टैब्लिश कर सकती है, बट हेड ऑफिस तो इसका रहेगा मुंबई में। हो गया खत्म? इतना पॉइंट समझ में आ गया? आखिरी टॉपिक जो मैं आज का समझा रही हूं, बस ये वाला पढ़ेंगे, फिर इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। सेबी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो जैसे एक कंपनी के हाथ पांव नहीं होते, सेबी के भी ऑब्वियसली हाथ पांव, सेबी का दिमाग होगा नहीं। सेबी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका खुद का कोई दिमाग नहीं। जैसे कंपनी को चलाने वाले कहलाते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बिल्कुल वैसे सेबी में भी कुछ लोगों को काम सौंपा जाता है सेबी को चलाने का, सेबी के काम करने का। ये जो लोग सेबी की तरफ से काम करते हैं ना, इन्हें कहा जाता है सेबी का मेंबर। इन्हें कहा जाता है सेबी का मेंबर। कंपनी में होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सेबी में होते हैं बोर्ड ऑफ मेंबर्स। सेबी में होते हैं बोर्ड ऑफ मेंबर्स। सेबी में इन टोटल आज की तारीख में 9 मेंबर्स का बोर्ड बनाया जाता है। पहले के जमाने में जब सेबी बनी थी ना, तो शुरू में 6 मेंबर्स का बोर्ड था, और अब इस बोर्ड को बढ़ा करके इसको कर दिया है टोटल 9 मेंबर्स का बोर्ड है। मतलब सेबी को चलाने वाले कितने लोग हैं? 9 पर्सन्स है। ये 9 लोग कहलाते हैं सेबी के मेंबर्स। सेबी के ये 9 लोगों में से किस तरह से इन्हें अपॉइंट किया जाएगा वो सेबी के कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है। सेबी में 9 पर्सन्स की गिनती करते रहना। एक तो होगा सेबी का चेयरमैन, इसके अलावा 2 मेंबर्स हम और लेकर आएंगे। ये लोग आते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट से वहां से भेजे जाते हैं 2 मेंबर्स। ये हो जाएंगे, यहां पर आकर बन जाएंगे सेबी के मेंबर्स। टोटल कितने हो गए अभी तक? 2 ही तो हुए, एक चेयरमैन और इसके अलावा 2 मेंबर्स, तो 2 ही तो हुए। अच्छा 3 हो गए, एक चेयरमैन, एक उंगली और खोलनी थी, और इसके अलावा 2 मेंबर्स। पॉइंट 2 है बट मेंबर्स 3 है। इसके अलावा एक आएगा फ्रॉम आरबीआई, और इसके अलावा 5 अदर मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं। ये अदर मेंबर्स किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, किसी मिनिस्ट्री से ही आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के 2, आरबीआई का एक चेयरमैन, और इसके अलावा होंगे 5 अदर मेंबर्स, और इन सब को अपॉइंट करने का काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेबी को बनाया भी है किसने? हाँ, तो इनको अपॉइंट भी करेगी। आ गया समझ में? अच्छा मैंने नहीं बताया, तुम लोग बताओ कितने मेंबर्स हैं? वैसे तो 9 मेंबर्स हैं। 9 मत बोलो, 9 सुनाई दे रहा है। कितने मेंबर्स हैं? 9 मेंबर्स हैं। 9 को अपॉइंट किसने किया है? अच्छा एक बात बताओ, इनकी सैलरी कौन डिसाइड करता होगा? तुमको कैसे पता? अच्छा वही सैलरी देगा। तो इनकी छुट्टियां कौन बताता होगा? हैं, इनकी यूनिफॉर्म कौन बताता होगा? खत्म हो गया, यही लिखा है अगले पॉइंट्स में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन लोगों से रिलेटेड सारे प्रोविजंस बनाएगा। हो गया, समझ में आ गया? कितने मेंबर्स का बोर्ड है? 9 मेंबर्स का। जो भी काम सेबी करती है वो जनरल सुपरिंटेंडेंस में किया जाता है, इन्हीं 9 मेंबर्स के सुपरविजन में। मतलब सेबी एज सच कोई सेपरेट पर्सन तो है ही नहीं, सेबी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जो भी डिसीजन सेबी का होगा वो कौन ले रहे होंगे? अल्टीमेटली 9 मेंबर्स मिलकर डिसीजन लिया जाता है मेजॉरिटी से। 9 मेंबर्स ने अगर डिसीजन लिया है तो आधे से ज्यादा जिस बात के लिए राजी हो जाएंगे हम मान लेंगे वही डिसीजन है सेबी का।
करा धरा इन 9 लोगों का है और मार्केट में कहलाता है, ऑर्डर दिया है सेबी ने। लोग इन 9 मेंबर्स को नहीं जानते, लोग तो जानते हैं सेबी को, बट एक्चुअली सेबी में सारा काम पीछे से बैठ के कर रहे हैं यही 9 मेंबर्स। आ गया समझ में? अगर किसी को सेबी का मेंबर बनना है, अगर किसी को, तो उसके अंदर कुछ क्वालिफिकेशंस तो होनी चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तो होना चाहिए। तो यहाँ पर सेबी एक्ट में कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं बताई है। यहाँ कहा है अगर किसी को सेबी का मेंबर बनना है तो उसे होना चाहिए पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस। और वो भी कौन कौन से सब्जेक्ट का नॉलेज और एक्सपीरियंस? लॉ, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन, या ऐसा कोई भी डिसिप्लिन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे कि इतना पढ़ा लिखा या इस फील्ड का पढ़ा लिखा होना चाहिए। हमें चाहिए एक व्यक्ति जो होगा, एक तो पर्सन ऑफ एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है लायकी, वो इस काम को संभालने लायक होना चाहिए। दूसरा, वो होना चाहिए पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी, वो व्यक्ति ईमानदार भी होना चाहिए। तीसरा, वो होना चाहिए पर्सन ऑफ स्टैंडिंग। स्टैंडिंग का मतलब होता है मार्केट में इसकी रेप्यूटेशन कैसी होनी चाहिए? अच्छी, मतलब गुडविल चाहिए कि बैडविल चाहिए? गुडविल तो मतलब नाम होता है, नाम मतलब गुडविल मतलब इसका नाम मार्केट में लोगों ने सुना हुआ है, अच्छे रूप में या बुरे रूप में। देखो, नाम तो उनका भी हो जाता है जो बदनाम होते हैं, तो हमको कैसे वाले लोग चाहिए? अच्छा, जिनके बारे में लोग सब कुछ अच्छा अच्छा बोलते हो। विजय माल्या का नाम सुना है? वो भी बहुत फेमस है, वो अच्छे काम के लिए फेमस नहीं है, तो वो सेबी का मेंबर क्यों? नाम तो उसका बहुत चलता है। चलता नहीं है, जहां उसका नाम लोगे आप, लोग आपके पास नहीं आएंगे आपसे, ठीक है? इसको पर्सन ऑफ स्टैंडिंग नहीं कहा जाता। आ गया समझ में? पक्का? इतना बोल लो, एक तो होना चाहिए पर्सन ऑफ एबिलिटी, लायकी। दूसरा, इंटीग्रिटी मतलब ईमानदार। तीसरा, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब नाम अच्छा होना चाहिए। और इसे पर्सन होना चाहिए ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस भी चाहिए इन द फील्ड ऑफ, सारे सब्जेक्ट्स वही हैं जो तुम लोग कॉमर्स में पढ़ते हो और जो मार्केट से रिलेटेड है, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट। इसमें होम साइंस क्यों नहीं लिखा? होम साइंस का सिक्योरिटीज मार्केट से कोई लेना देना, ठीक है? इनफैक्ट साइंस का भी सिक्योरिटीज मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। हो गया, खत्म। बस अगर किसी को बनना है सेबी का चेयरमैन या मेंबर, सिर्फ मेंबर बोलो, मेंबर में सब आ जाते हैं। अगर किसी को बनना है सेबी का मेंबर, उसे होना चाहिए पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लॉ, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट। सारे बैंकिंग सेक्टर का भी नॉलेज होना जरूरी है। हो गया? यश मैडम। इसमें तुम एकाधिक सब्जेक्ट अगर और बढ़ा भी दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट लॉजिकली बढ़ाना। लॉजिकली मतलब मार्केट से रिलेटेड, जैसे बैंकिंग मार्केट से रिलेटेड। तो क्या बात कर रहे हो? मार्केट में तो लोग शेयर्स खरीदते और बेचते हैं, तो पैसा जिसने खरीदा है वो पैसे देगा। तो मार्केट में ना पैसे कभी कैश में नहीं दिए जाते, वहां पर सारा पैसा आता है चेक से। और अगर चेक से आ रहा है तो बैंक तो इन्वॉल्व होगा। तो इस सिक्योरिटीज मार्केट में सेट के मेंबर्स को बैंकिंग का भी नॉलेज, तो फ्रॉड कौन से जगह पर हो जाएगा थोड़ी ना पता है, तो बैंकिंग का भी नॉलेज तो आ गया समझ। यश मैडम, हम लोगों ने आज केवल यहां तक का ही पढ़ा है कि कौन बनेगा सेबी का मेंबर। कितने मेंबर्स हैं? 9 मेंबर्स हैं। 9 मेंबर्स याद कर पाओगे घर पे? पक्का? यहां तक का मुझे कल पूरा लर्न चाहिए। हो जाएगा? नोट्स नहीं है, मैं अभी आप लोगों को वो भेज देती हूँ। ग्रुप है क्या तुम लोगों का? अभी नहीं बना? तुम लोगों में से कोई एक बना लो, मुझे ऐड कर लेना, ठीक है? मुझे ऐड कर लेना, मैं उसी ग्रुप पे इसका पीडीएफ भेज दूंगी। आज तो पीडीएफ से लर्न कर लेना, कल कॉपी हाथ में होगी,
ठीक है, पर कल के लिए बहाना नहीं चाहिए कि हमारे पास नोट्स नहीं थे इसलिए मैं पीडीएफ भेज रही हूँ। ठीक है, लिख 94259 74184 4। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन है ना वो लोग भी अपने अपने फोन नंबर ही मेरे इसी नंबर पे भेज देना, तो उसमें मैं ऐड करती जाऊंगी, मुझे एडमिन बना देना।